फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बायोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल। बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल दोनों को कॉम्बिनेशन में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि द सेल इटसेल्फ है मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स आर मेड बाय द सेल। और इस चैप्टर में पहले ये बताया कि लिविंग मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। उस एलिमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ये 6 एलिमेंट का रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। इसके अलावा दूसरे एलिमेंट भी रहते हैं जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन। ये कैल्शियम मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए, ये पोटेशियम एंड सोडियम सेल फ्लूइडिटी, न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। मगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस 6 एलिमेंट का रहता है। अराउंड 90% ऑफ ड्राई वेट ऑफ एनी बॉडी इज मेड अप ऑफ दिस 6 एलिमेंट ओनली। और उसके बाद कार्बन की उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड के साथ कितना भी बड़ा लॉन्ग चेन बना सकता है, इसीलिए कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। इसके साथ वो दूसरा मिनी मोर कंपाउंड्स बना सकता है, जैसे कि एग्जांपल के कार्बोहाइड्रेट्स लो, उसके अंदर ट्राइओस, फॉस, पेंटोस, हेक्सोस, सेप्टोस, डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। अराउंड 90% ऑफ बॉडी कंपाउंड्स ऑफ मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। उसके बाद केमिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के बारे में बोला गया कि लाइफ इज मेड अप ऑफ केमिकल इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, इसीलिए लाइफ इज मेड अप ऑफ लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल। अराउंड एक नॉर्मल इकोलॉय बैक्टीरिया के अंदर अराउंड 6000 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। इस हिसाब से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर अराउंड 1 लाख डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन फाउंड। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल के बारे में बताया कि कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। उसमें जैसे कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ मोनोसैकेराइड। प्रोटीन किसके लिए? सेल के अंदर रहता। और न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, आरएनए में रहता और ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता। और पॉलीसैकेराइड्स वो शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज होता। और लिपिड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है मगर इट इज नॉट ए बायोपॉलीमर। उसके बाद हेरिडिटरी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बताया गया कि बायोमोलिक्यूल्स में के मैक्रोमोलिक्यूल्स में के ऑर्गेनेल्स मेक सेल कॉम्बाइंस टू मेक ए टिश्यू मेक ए ऑर्गन्स फाइनली मेक ए ऑर्गेनिज्म लिविंग मैटर। दिस इज ए स्ट्रक्चरल हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस टेबल में बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल के बारे में बताया है कि प्रोटीन इज ए रिपीटिंग यूनिट ऑफ अमीनो एसिड और इसका फंक्शन है कि सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मेंटेन करता है। और सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्या करता है? इसका रिपीटिंग यूनिट ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। और इसका फंक्शन क्या है? डीएनए से आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन। और डीएनए और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन भी कैरी करते हैं। और पॉलीसैकेराइड रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स। और ये एनर्जी को स्टोर करता है और मीट्स शॉर्ट टर्म एनर्जी को स्टोर करता है। और उसके बाद लिपिड इज मेड अप ऑफ फैट्स एंड ग्लिसरॉल। इसके अंदर ये लॉन्ग टर्म एनर्जी को स्टोर करता है। और लिपिड सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है जैसे कि बायोलिपिड लेयर्स। नेक्स्ट मैन की केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताएगी। मैन की बॉडी वेट के 60% वाटर कंट्रीब्यूट करता है। वाटर बॉडी वेट की 60% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद सबसे ज्यादा वाटर, उसके बाद प्रोटीन के बाद लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। नेक्स्ट सेल के बारे में बताया कि सेल बॉडी का मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, इसीलिए इसको बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहते हैं। फर्स्ट टाइम सेल को इंट्रोड्यूस करने वाले स्क्लीडन एंड श्वान इन 80s, बट इसका मोर स्ट्रक्चर एक्सपोज हो गया 90s में। और सेल में 2 टाइप आते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक लेके न्यूक्लियस, बट यूकैरियोटिक है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक हैव सिंपल स्ट्रक्चर बट यूकैरियोटिक हैव हायर स्ट्रक्चर। इट इज नॉट फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इट इज फाउंड इन हायर ऑर्गेनिज्म। इस टेबल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कंपैरिजन बताया कि पहले साइज प्रोकैरियोटिक बोले तो पहले हिस्सो स्मॉल इन साइज बट यूकैरियोटिक लार्ज इन साइज। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक पहले है तो वो हार्श कंडीशन में रहते थे, इसीलिए उसका सेल मेम्ब्रेन रिजिड है। और यूकैरियोटिक है फ्लेक्सिबल। और सब ऑर्गेनेल्स बोले तो सेल के अंदर और एक
ऑर्गेनेलिस में सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ऐसा प्रोकैरियोटिक में नहीं रहते मगर यूकैरियोटिक में रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम. न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड बट इट हैव डीएनए बट नॉट with histones. Histones are absent. In prokaryotic also contain a DNA but histones are absent. That and nucleus is well defined in eukaryotic. And energy metabolism, here for prokaryotic mitochondria is absent but enzymes are present which forms the energy. But in eukaryotic energy metabolism for mitochondria is present for energy metabolism. As cell division is a prokaryotic like amoeba, they do cell fusion for reproduction, but in this for reproduction and cell division also. But in eukaryotic, mitosis for a cell division. Cytoplasm in prokaryotic cytoplasm organelles are absent and cytoskeleton also absent. So in prokaryotic cell is not maintained well, not a exact shape, but in eukaryotic cytoskeleton are present, so fixed shape are present and also organelles are present like mitochondria, nucleus, lysosome etc. इस टेबल के बाद हर एक ऑर्गेनेल के बारे में बताया है कि पहले न्यूक्लियस एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है. मैं पेपर में डालता हूँ. ये बताते हैं, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस is a largest organelle and it is a double membrane. And the membrane have a nuclear pores from which the cytoplasm and nucleus is connected. And with the nuclear pores the continuation of endoplasmic reticulum is present. And DNA and nucleus contain a DNA contain DNA make RNA make protein, and at some place the dense DNA is present, that is called a nucleolus. How DNA is made? DNA first a long chain of DNA which surround with the histone protein which give a nucleosome appearance, and more nucleosome form a chromatin and chromatin form a chromosome present in a cell, and this chromosome itself a characteristic feature of any organism, because this is only this characteristic feature of organism, because all different organisms have a different number of chromosome. So chromosome number is called as a characteristic features. Outside space of the DNA is called a nucleoplasm, which contains a enzymes called a DNA polymerase, RNA polymerase. In nucleus, last clinical disease, that is a Hutchinson-Gilford progenitor syndrome. In this, aging starts after birth only. This is because of accumulation of abnormal protein, that is lamina A. और अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये बताया कि ये मेन ऑर्गेनेल है जो एनर्जी को क्रिएट करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. और ये सेल अलावा एनर्जी के अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन और एनर्जी मेटाबॉलिज्म पे हेल्प आता है. एक डायग्रामेटिक यूज से पता करते हैं. सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है, अराउंड 2000 माइटोकॉन्ड्रिया तक रहते हैं जो एक सेल के 1/5 ऑफ वॉल्यूम को कंट्रीब्यूट करते हैं. और जूम व्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन रहता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इज क्रिस्ट शेप्ड. इनसाइड ए माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज अ मैट्रिक्स which contain a respiratory enzyme which help in a energy metabolism, and inner membrane of mitochondria have a electron transport chain from which energy is produced in the form of ATP. ATP is a energy currency of cell. And mitochondria have its own DNA, so it make its own RNA, so RNA create its own protein. Around 10% of mitochondrial protein is created by itself only. And mitochondria resembles the prokaryotic cell because presence of its own DNA and making a own protein. And it is also assumed that it resembles the aerobic
bacteria, and its symbiotic relationship between bacteria and eukaryotic cell created a aerobic eukaryotic cell. नेक्स्ट ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ये बताया कि ये मेम्ब्रेनस स्पेस है जो सेल के अंदर एक्सटेंडेड है. और डायग्रामेटिक व्यू, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर से ओरिजिनेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इट एक्सटेंड टिल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. At some place of the endoplasmic reticulum, ribosome are present. That is called a rough endoplasmic reticulum, which help in a synthesis of protein. At some place there are no ribosome. That is called a smooth endoplasmic reticulum, which help in a synthesis of lipid or drugs, or it also supply the calcium also. And when cell is centrifuged, then fractionation of cell occur. Then endoplasmic reticulum will form a microsome. नेक्स्ट ऑर्गेनेली गोल्गी apparatus के बारे में ये बताया कि इट इज ए बेंडेड फॉर्म ऑफ वेसिकल नोन एज डेक्टोजोम, एंड इट्स फंक्शन इज टू मॉडिफाई द प्रोटीन synthesized by the endoplasmic reticulum, and also involved in a transport of protein across the plasma membrane. And Golgi apparatus already also involved in a membrane synthesis for the intercellular organelles. नेक्स्ट एंजाइम लाइसोसोम, जिसे सुसाइड वेव भी कहते हैं, जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी apparatus में मॉडिफिकेशन के लिए हो जाता, जो फाइनली स्पेरिकल फॉर्म में बाहर आता, वो सिंगल मेम्ब्रेन रहते हैं, उसके अंदर एंजाइम कंटेंट रहते हैं, उस एंजाइम को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं. और लाइसोसोम को कंसंट्रेशन डाइजेस्टिव ट्रैक में बहुत रहता, क्योंकि उधर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन लिपिड में इन्वॉल्व रहते हैं. और लाइसोसोम बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बॉडी को लिविंग स्टेट में रखता, क्योंकि वो बॉडी सेल के अंदर सम अनवांटेड माइक्रोमोलिक्यूल्स में रहते हैं, उसको डिग्रेड करता, और नए माइक्रोमोलिक्यूल बनाने के लिए न्यू एलिमेंट चाहिए, उसको लिए रिसाइकलिंग भी करता. अगर बॉडी के अंदर के लिपिड प्रोटीन पार्शियल डाइजेशन हो गए तो वो सेल के अंदर अकुमुलेट होते हैं, उसको लिपोफिसिन कहते हैं. और लिपोफिसिन हमारे बॉडी को एजिंग कर देता, एजिंग पिगमेंट, इसीलिए लिपोफिसिन को एजिंग पिगमेंट करता, एजिंग पिगमेंट कहते हैं. नेक्स्ट ये बताया कि लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं. अगर एंजाइम सेल के अंदर ही एस्केप हो गए तो फंक्शनल माइक्रोमोलिक्यूल्स को भी डाइजेस्ट करता है. इसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कंडीशन डेवलप होते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस, मसल डिसीज, एलर्जिक डिसऑर्डर, और इसके बाद और क्लिनिकल डिसीज दिए कि इंक्लूजन सेल डिसीज. इसके अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम मिसिंग रहते हैं, उसके वजह से प्रोटीन डाइजेशन नहीं होते. नेक्स्ट ऑर्गेनेली पेरोक्सिसोम, जिसे माइक्रोबॉडीज भी कहते हैं, जो सेल के अंदर स्पेरिकल वेसिकल के फॉर्म में रहते हैं, जो सिंगल मेम्ब्रेन रहता है. इस स्पेरिकल वेसिकल में एंजाइम लाइक कैटलिस्ट रहते हैं. ये बॉडी के अंदर के हार्मफुल कंपाउंड लाइक H2O2 को H2O एंड O2 में कन्वर्ट करता, और बॉडी के अंदर लॉन्ग फैटी एसिड को ऑक्सीडेशन में भी हेल्प होता है. ये पेरोक्सिसोम बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में कंटेंट रहता. प्लांट सेल में ग्लाइऑक्सिसोम रहता है, जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में हेल्प होता है, जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में हेल्प होता है. नेक्स्ट एक डिजीज के बारे में बताया कि जिसके अंदर पेरोक्सिसोम के एंजाइम डेवलप नहीं होते, इसीलिए इसे पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर कहते हैं. अगर ये डिसऑर्डर हो गए तो फैटी एसिड का लॉन्ग चेन में रहता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, और प्लाज्मोनेजोन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है. और नेक्स्ट एक कंडीशन ज्वेलर सिंड्रोम के बारे में ये बताया कि इसके अंदर फंक्शनल पेरोक्सिसोम सिंथेसिस नहीं होते. इसके वजह से बॉडी के फंक्शन लाइक फैटी एसिड को ऑक्सीडेशन वो सब स्टॉप हो जाते. इस डिसीज में एक पेशेंट का डेथ भी हो सकता है. सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स को छोड़कर जो जेल लाइक मैट्रिक्स रहते हैं उसको साइटोसोल कहते हैं. साइटोसोल में एंजाइम मेटाबोलाइट्स रहते हैं, और इसके अलावा प्रोटीन फिलामेंट्स भी रहते हैं, जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं. इसमें 3 टाइप रहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. ये सेल का स्ट्रक्चर, शेप और ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है. इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर फंक्शन, इसके अंदर यह बताया गया कि यूकैरियोट के सेल के अंदर सारे रिएक्शन इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और ऑर्गेनेल के फंक्शन भी इंटरकनेक्टेड रहते हैं. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेट होते हैं, एनर्जी वो दूसरे तरफ यूज होता है. नेक्स्ट एपोस्टेसिस के बारे में बताया कि एक सेल का पर्टिकुलर फंक्शन खत्म होने के बाद वो अपने आप मर जाता है,
सेल डेथ हो जाता है, इसलिए इसको प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। इसको प्रोग्राम सेल एपोस्टोसिस को नेचुरल सेल डेथ भी कहते हैं, क्योंकि इट इज ए हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है।